दिस चैप्टर लाइक पहली चीज जो आपको समझनी होती है, आप ये पहले भी पढ़ के आए हो, ठीक है? इसे कहा जाता है कि स्केलर्स और वेक्टर्स क्या होते हैं। फाइन, तो सबसे पहले समझो व्हाट आर स्केलर क्वांटिटीज। इस तरीके से द फिजिकल क्वांटिटीज, अभी फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? फिजिक्स में आप बहुत चीजें पढ़ेंगे, जैसे वर्क पढ़ेंगे, एनर्जी पढ़ेंगे, स्पीड पढ़ेंगे, वेलोसिटी पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, फोर्स पढ़ेंगे, ठीक है, पावर पढ़ेंगे। तो कितनी क्वांटिटीज हैं फिजिक्स में? ये सब क्वांटिटीज फिजिक्स में इस कैटेगरी में आती हैं जिनको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, विच हैव लाइक ओनली मैग्नीट्यूड, जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, which have only magnitude and no such direction and no such direction। कुछ क्वांटिटीज होती हैं जो मैग्नीट्यूड भी देती हैं, उनकी कुछ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होती है इंपैक्ट की कि वो किस डायरेक्शन में लग रही है कोई क्वांटिटी। ये वो क्वांटिटीज होती हैं जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है? तो ऐसी क्वांटिटीज को आर कॉल्ड एज स्केलर। मैं आपको स्केलर क्वांटिटीज की कुछ एग्जांपल देता हूं। मेरे एग्जांपल देने से पहले कुछ आप एग्जांपल दो ऐसी क्वांटिटी फिजिक्स में जिसमें डायरेक्शन कोई नहीं है बट हाँ वैल्यू जरूर होती है। वॉल्यूम बिल्कुल सही। और टेम्परेचर, क्या चीज? टेम्परेचर, टेम्परेचर बिल्कुल सही। टेम्परेचर की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। मास, टाइम, मास, टाइम और लेंथ बिल्कुल सही, ठीक है। वर्क जो आ गया ना है वो स्केलर क्वांटिटी है, बट लाइक हाँ उसके बारे में हम अच्छे से बाद में पढ़ेंगे कि वो स्केलर क्यों है, क्योंकि उसमें एक और चीज आती है जो हम प्रोडक्ट वगैरह देखेंगे बाद में, ठीक है, वो एक अलग चीज है। तो अभी कुछ बेसिक एग्जांपल्स लेते हैं। तो बेसिक एग्जांपल्स में जैसा कि आप लोगों ने बोला कि सर इसमें 7 वो आ जाएगी ना बेसिक क्वांटिटी जितना भी होता है। हाँ वो सब आपकी लाइक वॉल्यूम हो गया, लेंथ हो गया, ठीक है, उसके बाद मास हो गया, ठीक है, और क्या हो सकता है जैसे कि तुमने बोला टेम्परेचर, ठीक है। तो इतनी काफी है ये एग्जांपल्स आपकी होगी उन क्वांटिटीज की जिनमें सिर्फ लाइक आपका मैग्नीट्यूड प्रेजेंट होता है, कोई डायरेक्शन एज सच प्रेजेंट नहीं। चलो ये पहले भी पढ़ा हुआ है, अब चलते हैं आगे। अब मैं आपको एक ऐसा टॉपिक बताऊंगा जो आपने डेफिनेटली डेफिनेशन वाइज आपने पहले भी पढ़ा होगा, बट उसकी इंपॉर्टेंस इस चैप्टर में बहुत ज्यादा है, और मतलब आपकी क्लास 12th में कहूं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जिसको हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। तो जितना आप लोग पहले पढ़ के आए हो या मतलब 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, तो आई गेस आप सबको ये चीज मालूम होगी कि वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं। so which have both magnitude as well as direction। वेरी गुड, वेरी गुड। द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव लाइक बोथ, इतनी देर आप एग्जांपल सोच के रखो, व्हिच हैव बोथ मैग्नीट्यूड like and as well as direction are called as vector quantities। एग्जांपल बताओ सर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स। बिल्कुल सही। फोर्स कह सकते हो, ठीक है। जो लेंथ होता है ना वो एक पाथ लेंथ है जिसको हम डिस्टेंस भी कह सकते हैं, बट डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो वो एक ऐसी चीज है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। तो फोर्स एंड सेकंड इज डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन। हाँ एक्सेलरेशन भी होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन होती है, क्योंकि एक्सेलरेशन आपको पता होगा कि पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, जो रिटार्डेशन। सर वेट सबसे सही। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वेट फोर्स ही आ गया, ठीक है बच्चा, बट लिख लेता हूँ अगर तुम बोल रहे हो तो, ठीक है। और मोमेंटम भी होता है, तो बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। ग्रेविटी वाला जी स्मॉल जी होगा ना इसमें, वो एक्सेलरेशन ही हो गया बेटा, वो आपने लिख दिया ना एक्सेलरेशन। अब जैसे तुमने वेट लिखवाया, मुझे एक्सेलरेशन लिखवाया, तो वेट और फोर्स सेम चीज है। अब तुम मुझे जी लिखवाओगे तो वो एक्सेलरेशन ही होता है, वो हमने लिख दिया, ठीक है, समझ आया? यहाँ तक कोई डाउट? ओके, लेट्स सी इसके आगे। अब एक चीज है ना, स्केलर पढ़ लिया तुमने, वेक्टर पढ़ लिया। अब मैं अगर तुम्हें बोलूं कि स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस क्या है, अगर कोई पूछे तो कोई डिफरेंस पॉइंट्स अगर आपने लिखने हो, पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस, तो वो क्या होंगे स्केलर और वेक्टर में? कोई आइडिया किसी को? मतलब ये चीज तो क्लियर है जो आपने अभी देखी कि मतलब स्केलर क्वांटिटीज में सर मैग्नीट्यूड जो होता है वो लाइक मैग्नीट्यूड होता है सिर्फ, और जो वेक्टर क्वांटिटीज होती है उनमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होता है, ठीक है। और इसके अलावा क्या लगता है? स्पेशल लॉज होते हैं, बिल्कुल सही। यहाँ देखो मैं आपको बताता हूँ व्हाट आर द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस इन स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एक तरफ हम स्केलर्स लिखते हैं और एक तरफ वेक्टर्स बताऊं जो आप लोग पढ़ के आए हो कि स्केलर्स हैव ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है, और वेक्टर्स के पास दोनों चीजें होती हैं। वेक्टर्स हैव लाइक मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। मैं इसको सिर्फ DIRN लिख रहा हूँ, मतलब समझ जाना आप, ठीक है, आप प्रॉपर्ली लिखना। अब इसकी एक चीज है, स्केलर क्वांटिटी में अगर चेंज आना होगा ना, ये तभी आएगा अगर इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ठीक है। इट ओनली चेंजेस ड्यू टू मैग्नीट्यूड, बट वेक्टर क्वांटिटीज में चेंज जो है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की वजह से आ सकता है। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बोलूं एक बॉडी है जिसकी एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और एक दूसरी बॉडी है जिसकी एक्सेलरेशन -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो मैग्नीट्यूड वाइज दोनों 2 है, बट एक के साथ माइनस इसलिए लगा क्योंकि वो रिटार्डेशन वाला मोशन है, तो मतलब ही चेंज हो जाता है। बात समझ आ रही है? तो स्केलर की बात करूं, अगर 5 kg शुगर है तो 5 kg रहेगा, चाहे आप जो मर्जी जगह से उस चीज को देखो। बट वेक्टर जो है अगर आप उसमें मैग्नीट्यूड सेम भी है, वैल्यू सेम भी है, न्यूमेरिक सेम भी है, पर
डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है, तो मतलब अलग अलग हो सकता है। सो वेक्टर्स के लिए मैं ये लिखूंगा कि इट चेंजेस ड्यू टू मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ड्यू टू मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, या और डायरेक्शन भी कह सकते हो। और डायरेक्शन कहना मतलब ठीक होगा, मैग्नीट्यूड भी हो सकता है चेंज, तब भी वैल्यू चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है, तब भी वैल्यू चेंज हो जाएगी, दोनों चेंज होते हैं तब भी चेंज होगी, ठीक है, तब तो होगी ही। अब लास्ट इसमें पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आता है। मैं आपको एक चीज पूछता हूँ, अगर आपको एक 2 मीटर लेंथ का कपड़ा है, उसमें से मैं 1 मीटर लेंथ कट कर देता हूँ, तो मेरे पास कितना बचेगा? जल्दी बोलो। 2 मीटर लेंथ क्लॉथ में से 1 मीटर लेंथ कट कर दिया, कितना रह गया? 1 मीटर। तो स्केलर्स जो होते हैं, मीटर मतलब लेंथ, लेंथ की अभी बात कर रहे हो आप, तो स्केलर्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड बाय ऑर्डिनरी लॉज, ठीक है। नॉर्मल आपने मैथ लगाया ना, जो मैथ आप जानते हो, स्केलर्स कैन बी एडेड बाय ऑर्डिनरी लॉज ऑफ अलजेब्रा। इसमें नॉर्मल लॉज लगते हैं अलजेब्रा के, ठीक है। पर वेक्टर्स में ऐसा नहीं होता है। वेक्टर्स में अगर आपको 2 - 1 करना है, तो वो 1 का देखना पड़ेगा कि 1 किस डायरेक्शन में है। वो माइनस तो 1 होगा, बट वो 1 + 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन उसकी डायरेक्शन क्या है। और उधर फिर मतलब वेलोसिटी की बात होगी या डिस्प्लेसमेंट की बात होगी, तो ऐसी चीजें भी होती है। तो वेक्टर्स के लिए इतना याद रखो, वेक्टर्स आर एडेड बाय सम स्पेशल लॉज। वो स्पेशल लॉज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। वेक्टर्स आर एडेड बाय स्पेशल लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। एडेड भी, सब्ट्रैक्टेड भी, मल्टीप्लाइड भी और डिवीजन भी, मतलब इनका जितना भी मैथ चलता है ना वेक्टर्स का, थोड़ा अलग चलता है। वही मैथ हमने इस चैप्टर में पढ़ना। तुम समझ लो इस चैप्टर में तुमने क्या पढ़ना है, वेक्टर होते कौन कौन से हैं, कैसा होता है वेक्टर, और दूसरा आपने ये पढ़ना है कि वेक्टर में 2 वेक्टर्स को ऐड कैसे किया जाता है। जैसे 2 स्केलर्स को ऐड करना तो आसान है, मैं बोल दूं आपको, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी। अच्छा एक काम करते हैं, 3 kg शुगर में 1 kg शुगर वो डाल देते हैं, आपको पता है आंसर 4 kg है। बट ये स्केलर क्वांटिटीज है, इसमें नॉर्मल आप मैथ लगा रहे हो चलेगा। वेक्टर्स में ये नहीं चलता है। वेक्टर्स मास के लिए नहीं होता है, वेट के लिए होता है, फोर्स के लिए होता है, वेलोसिटी के लिए होता है, और उसमें एक स्पेशल लॉ होता है। तो इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन अलग होता है वेक्टर्स का, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी अलग होता है। ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से नहीं चलते हैं, तो वो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट वेक्टर्स एंड वेक्टर्स को कैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड किया जाता है। बस इतना ही है इस चैप्टर में, ठीक है। सो फॉर वेक्टर्स आर एडेड बाय स्पेशल लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन कहते हैं उसको। तो उसके कुछ स्पेशल लॉज होते हैं। इतना समझ आया आप सबको? Yes, sir. अब आपको नेक्स्ट टॉपिक बताता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक होता है कि वेक्टर को दिखाते कैसे हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सो दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। एक वेक्टर को कैसे दिखाया जाता है, देखो यहाँ देखो। वेक्टर को याद कर, मैं एक चीज बता रहा हूँ, मैं नई चीजें सिखाती है। वेक्टर को डिनोट किया जाता है एक एरो से, ठीक है। मैं सब बताता हूँ कैसे डिनोट करते हैं, पहले लिखो, ठीक है। इट मतलब वेक्टर, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट? बाय अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन होगी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, विद एन एरो, एरो हेड ओवर इट, एरो हेड ओवर इट। एक लाइन जिसके एंड में एक एरो होगा जो कि डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। अब इसकी एक वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन में ना 2 चीजें होती है, याद रखना, सुनना। पहली चीज ये होती है, जो लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन आप जो ले रहे हो ना एरो वाली, तो वो लेंथ ऑफ लाइन पता क्या देता है? लेंथ ऑफ लाइन गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। उसको बोलते हैं कि वो मैग्नीट्यूड देगा वेक्टर का, ठीक है। और दूसरा होता है एरो हेड। एरो हेड क्या दिखाता है? एरो हेड शोज द डायरेक्शन, ऑफ वेक्टर। ये मैं आपको थोड़ा ना एक डायग्रामेटिकली भी दिखाता हूँ। यहां देखो, लेट मी शो यू हाउ अ वेक्टर इज। वेक्टर होता है कुछ इस तरीके से, ये देख सकते हो सब लोग, एरो देख सकते हो? एक मतलब स्ट्रेट लाइन विद एन एरो हेड ओवरहेड, एक एरो ओवरहेड भी प्रोवाइड कर दिया और एक स्ट्रेट लाइन भी दिखा दी। इसको वेक्टर कहा जाता है। जिस तरफ से वेक्टर स्टार्ट होता है ना, इस पार्ट को पता क्या बोलते हैं वेक्टर का? टेल। और जिस तरफ इसका एरो होता है उस पार्ट को क्या बोलते हैं? हेड। इतनी चीज समझ आई आपको? Yes. एरो थोड़ा मैं अच्छे से दिखा देता हूँ, ठीक है। अब यहां पर क्लियरली जो एरो है ना, वो आपका डिनोट करेगा क्या? एरो विल डिनोट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर कौन बताएगा? एरो हेड। जिस तरफ एरो हेड होगा उस तरफ वेक्टर की डायरेक्शन होगी। और क्या बोल रहा है? मतलब समझ में आया पॉइंट, डायरेक्शन वाला। अरे जिस तरफ उसका एरो होगा ना, मतलब वेक्टर, 2 चीजें होती है ना, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। तो जिस तरफ एरो होगा उस तरफ वेक्टर की डायरेक्शन है, बस इतना समझ ले। अच्छा सर, वो समझ गया। और वेक्टर में 2 चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। तो अगर मैंने बोला कि मैं वेक्टर को इससे रिप्रेजेंट करूंगा जो मैंने दिखाया, तो इसमें ये जो तेरा एरो है, ये तेरा क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। और ये जो तेरे
पूरा का पूरा ये जो तूने वेक्टर बनाया है इसकी जो लेंथ होगी ना, Yes, इस sir. पूरे वेक्टर की लेंथ तुझे देगी मैग्नीट्यूड. दिस विल गिव यू मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर. ये लाइक फोर्स उस तरफ लगाई, डिस्प्लेसमेंट किस तरफ कोई एरो से डिपेंड करता है. तो डिस्प्लेसमेंट फोर्स कहां पे आ गया? एक क्वांटिटी की बात कर, या तो फोर्स की कर या तो डिस्प्लेसमेंट की कर. वर्क डन में सर. वर्क Like फिर पूरा what? चला गया. मैंने तेरे को बोला अच्छा. प्रोडक्ट वगैरह मत बता, एक क्वांटिटी की बात. वर्क तो है ही नहीं वेक्टर जिसकी तू बात कर रहा है. सो लेंथ ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंट क्या करता है? मैग्नीट्यूड. ठीक है, तो ये तू सपोज कर ले ये एक वेलोसिटी वेक्टर है. कौन सा वेक्टर है? वेलोसिटी वेक्टर है. तो अगर ये एक वेलोसिटी वेक्टर है तो इसका एरो ये बता रहा है कि ये जिस भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो कहां जा रहा है? राइट वाली डायरेक्शन में जा रहा है. इतनी चीज समझ आई? और इसकी जितनी लेंथ होगी उस लेंथ को अगर मैं कैलकुलेट करूं, वो लेंथ का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बताएगा कि वेलोसिटी कितनी ज्यादा वेलोसिटी है, कितनी वैल्यू है इस वेलोसिटी की. बात समझ आई? क्लियर है? ये पार्ट हो गया तुम्हारा हेड वाला, ये हो गया टेल पार्ट. ठीक है, जो लेंथ होता है एक लाइक वेक्टर का वो आपका क्या रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड. और जो एरो हेड होता है एक वेक्टर का वो क्या रिप्रेजेंट करता है? Direction. डायरेक्शन. कितनी चीज समझ आई? कोई डाउट यहां तक? चलो आगे. No, sir. अच्छा मैं एक चीज बताता हूँ, मैंने ये जो वेलोसिटी वेक्टर लिखा ना, ये मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा, फिर लिखूंगा, इस पे वापस लिखूंगा, एक चीज बताऊंगा फिर लिखूंगा. देखो यहाँ देखो, देखो पता है लाइक फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, यस और नो? आई थिंक यू ऑल विल बी लाइक अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. एज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो अगर हमें कभी कोई फॉर्मूला लिखना हो, जनरली हम फोर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बताओ. रिप्रेजेंट बोला, यूनिट नहीं बोला. जनरली फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट? रिप्रेजेंट, यूनिट नहीं. रिप्रेजेंट किससे करते हैं? कैपिटल एफ से करते हैं. यस और नो? Yes, sir. बट यू नो व्हाट, इसको कैपिटल एफ से अगर तुम रिप्रेजेंट करोगे ना तो तुम फोर्स की बात तो कर रहे हो पर तुम सिर्फ फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो. आर यू गेटिंग मी? अगर तुम फोर्स एज अ वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन करना चाहते हो, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, अगर तुम फोर्स एज अ वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन करना चाहते हो, सो लेट मी टेल यू वन थिंग. फॉर फोर्स एज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज रिप्रेजेंटेड एज, सुनो बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है? इट इज रिप्रेजेंटेड एज, कैपिटल एफ तो लिखोगे पर उस कैपिटल एफ के ऊपर एक एरो लगाओगे. ये बात समझ आ रही है? ये बात समझ आ रही है तुम लोगों को? ये होता है तरीका एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का. वेक्टर ऐसे रिप्रेजेंट होता है. अभी तो फोर्स था तो ऐसे किया. अगर यहां पर फोर्स की जगह पे डिस्प्लेसमेंट होता, डिस्प्लेसमेंट को फिजिक्स में हम एस से डिनोट करते हैं, तो मैं क्या लिखता? एस के ऊपर एक एरो डालता. मेरी बात समझ आ रही है? लगा पता? तो जो जो क्वांटिटीज वेक्टर होती हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? उस डिजिट को लिखो और उसके ऊपर एक एरो लगा दो. बोलो ये बात समझ आई? डिजिट का Yes, मतलब एक्चुअल में अल्फाबेट है, ये अल्फाबेट को लिख के उसके ऊपर एक एरो लगा देना. तो ये हो गया तुम्हारा लाइक वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन. एक्चुअल में वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऐसे है कि मतलब लाइक डायग्रामेटिकली कैसे दिखाते हैं और उसके बाद अगर लिखना हो वेक्टर के बारे में तो वो हम कैसे लिखते हैं, एक क्वांटिटी लिख के उसके ऊपर हम उसका एरो देते हैं. अब चलते हैं आगे. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है और आई गेस आप लोगों को समझ आ जाएगा. ठीक है, और आना भी चाहिए क्योंकि आगे भी इसका बहुत यूज होगा, तो बड़े सीरियसली इस चीज को भी समझना. ठीक है, वेक्टर बहुत जगह होंगी जहां पर यूज होगा. वेक्टर आपको प्लेन पे किसी चीज की पोजीशन बताने के लिए भी हेल्प करता है. मैंने क्या बोला मैं बता. ठीक है, उसके लिए आपको मैं ये टॉपिक समझाऊंगा जिसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर. पोजीशन वेक्टर नाम क्या सजेस्ट कर रहा है? किसी एक चीज की पोजीशन जो बताए हमें. ठीक है, देखते हैं क्या हमें किसी चीज की पोजीशन बता पाएगा. लेट्स सी. क्या आप सब ये एक दो एक्सेस देख सकते हो जो मैंने आपके सामने बनाए? दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस. ये पॉइंट क्या है? ओरिजिन का. मान लो अब ये जो एक्स और वाई एक्सिस के बीच की जगह है ना, मैं बाद में मिटा दूंगा, वैसे दिखा देता हूं. एक्स और वाई के बीच की जगह ये देख सकते हो, यस और नो? Yes, sir. दो एक्सिस के बीच की जगह को प्लेन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? बोलो. प्लेन बोलते हैं. ठीक है, तो ये आपका एक्स और वाई के बीच में जो मैंने सारी जगह दिखाई, ये क्या है? ये एक प्लेन है. और अगर यहाँ पर एक्स वाई और जेड तीन एक्सिस होते और तीन कोऑर्डिनेट्स होते तो वो जो जगह कवर करते हैं उसको क्या बोलते हैं? इस बच्चे को पता है? टू डायमेंशंस में कोई चीज हो और उस टू डायमेंशंस के बीच में जो जगह होती है उसको प्लेन बोलते हैं. जो थ्री डायमेंशन में जगह होती है उसको क्या बोलते हैं? स्पेस. बिल्कुल सही, वेरी गुड आर्यमन. उसको स्पेस बोलते हैं. ठीक है, जहां पर तीन डायमेंशंस कवर होते हैं उसको स्पेस कहा जाता है. स्पेस मतलब लाइक नॉट दैट काइंड ऑफ स्पेस. स्पेस इज समथिंग जिसका कुछ वॉल्यूम होता है. जितनी भी टू डायमेंशंस चीजें होती हैं उनका वॉल्यूम नहीं होता, उनका सिर्फ एरिया होता है. ये लेंथ और विड्थ होती है. दो डायमेंशंस होते हैं और एरिया निकाल सकते हो आप.
पर जो 3 डायमेंशंस होती है उनका आप वॉल्यूम भी निकाल सकते हो. सो दे वॉल्यूम इज व्हाट? समथिंग व्हिच ऑक्युपाइज स्पेस. तो जहां पर आपके 3 डायमेंशंस यूज होंगे वहां पर उस जगह को क्या बोलते हैं? उस जगह को स्पेस बोलते हैं. और जहां पर 2 डायमेंशंस होते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं? प्लेन बोलते हैं. इतनी चीज क्लियर है? अब आप मेरी बात सुनिए. मान लीजिए कि आपका एक्स वाई जो प्लेन है, इस प्लेन में मैं एक पॉइंट लेता हूं कहीं पे भी. मान लो मैंने पॉइंट लेना था, मैंने पॉइंट ले लिया ये देख सकते हो मैंने पॉइंट लिया. नाम दो इस पॉइंट को P. ठीक है. अब अगर ये पॉइंट P है, मुझे कोई चीज पूछे कि ये पॉइंट P कहां लाई करता है, तो उसके लिए मुझे इसको समझाने के लिए एक वेक्टर दिखाना पड़ेगा. एक वेक्टर जिसको मैं क्या बोलूंगा? टॉपिक पढ़ो. क्या बोलूंगा? पोजीशन वेक्टर. वो पोजीशन वेक्टर का क्या काम होगा? वो मुझे बताएगा कि ओरिजिन से पॉइंट P तक कितनी दूरी है और किस डायरेक्शन में वो दूरी है. देखोगे, ये होगा इसका पोजीशन वेक्टर. यहां देखो, ध्यान से ये देख सकते हो. पहला तो ये बताएगा कि ये मेरा पॉइंट P कितनी दूरी पे है, यानी कि इसकी लेंथ बताएगा. जैसे कि आप देख सकते हो, मुझे लेंथ पता चल जाएगी कि ये कितनी दूरी पे है. दूसरा मुझे ये पता चल जाएगा इसके एरो से मुझे क्या सजेस्ट होगा. आप देख सकते हो एरो. ये एरो मुझे ये बताएगा कि पॉइंट P पे जाने के लिए मुझे O ओरिजिन से किस डायरेक्शन में जाना है. बात समझ आई? Yes, sir. इतनी चीज क्लियर है सबको? ठीक है. देखो यहां पे इसको कैसे लिखते हैं. पोजीशन वेक्टर इज अ वेक्टर व्हिच प्रोवाइड्स द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. P पॉइंट पे कौन था? मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट था, उसकी पोजीशन बताएगा पोजीशन वेक्टर. और विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? कहां से बता रहा है वो? कहां से बताया उसने पोजीशन को? विद रिस्पेक्ट टू, यस, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. ये चीज समझ आई? दिस इज ओरिजिन. ये जो O पॉइंट होता है इसको ओरिजिन कहा जाता है. ठीक है. तो ये आ गया आपका एक पोजीशन वेक्टर. ठीक है. हियर, और इधर पोजीशन वेक्टर का नाम क्या होगा? O से P तक है ना, तो OP लिखोगे एज अ पोजीशन वेक्टर. पर ये OP अगर एक वेक्टर है तो मैं इसके ऊपर क्या लगाऊंगा? एरो. Arrow. तो अब आप क्या लिखोगे? हियर OP क्या है? एक मिनट, मुझे एरो थोड़ा ऊपर बना दो. OP वेक्टर इज अ पोजीशन वेक्टर. इज अ पोजीशन वेक्टर. कितनी चीज क्लियर है सबको? कोई डाउट यहां तक? मैं आगे चलूं? Yes, sir. पोजीशन वेक्टर का काम यहां तक था और इसका काम यहां पर समाप्त होता है. पर एक और चीज है. पोजीशन वेक्टर में एक और चीज होती है, ठीक है, जो बताना बहुत जरूरी है. ये तो मान लिया कि पोजीशन वेक्टर का लेंथ आपको दे देगा और एरो आपको डायरेक्शन देगा, बट एरो सिर्फ आपको डायरेक्शन नहीं दे पाएगा. मतलब एक एरो को आप कैसे समझ पाओगे कि वो किधर कितना इंक्लाइंड है? आपको ये P पॉइंट है, ये आपका एरो इधर जा तो रहा है, बट ये एरो कितना इधर इंक्लाइंड है वो कैसे पता चल सकता है? एग्जैक्ट मैं कह सकता हूं अगर मुझे ये एंगल पता हो. tan थीटा. ठीक, टैन छोड़ो. सिंपली मैं कह सकता हूं अगर मुझे एंगल पता हो तो मैं ये इजीली बता सकता हूं कि P पॉइंट किधर होगा. कि भाई तू एक्स एक्सिस से 30 डिग्री अगर हुआ तो एक्स एक्सिस से 30 डिग्री ऊपर हो जा, उस डायरेक्शन में P पॉइंट आएगा. ये बात समझ आ रही है? सो ये थीटा का होना बहुत जरूरी होता है. आर यू गेटिंग मी? ठीक है. सर थीटा वाला पार्ट फिर से बताना. यार ये पता क्या है, देख शाज, थीटा जो होगा ना, अब देख तुझे P पॉइंट कितनी दूरी पे है वो तेरे को वेक्टर की लेंथ से पता चल जाएगा कि ये कितना दूरी पे है. लेंथ विल गिव यू द मैग्नीट्यूड, एरो विल गिव यू द डायरेक्शन. बट या एरो ये तो बता रहा है कि वो किस तरफ है, बट एक्यूरेटली कैसे पता चलेगा कि वो किस तरफ है? अगर मुझे किसी भी एक एक्सिस से ये मिल जाए कि वो P पॉइंट जो है उसको जो वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है वो उससे कितने एंगल पे है, तो मैं P पॉइंट को लोकेट इजीली कर पाऊंगा. यस और नो? यस सर, यस सर. किसी भी एक एक्सिस से अगर तुझे थीटा मिल जाए, सो थीटा विल प्रोवाइड अ गुड इंफॉर्मेशन फॉर व्हाट? डायरेक्शन. प्रोवाइड अ गुड इंफॉर्मेशन फॉर डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर. तो आगे चल के आप पढ़ोगे कि इस थीटा का भी बहुत काम होता है. यहां तक सब क्लियर? चलो आगे. सर हाँ बोलो. पोजीशन को रिप्रेजेंट किससे करना है? ये लिखा ना OP वेक्टर. नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. ना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे बताया जाता है? सबसे पहले इसके लिए भी हमें क्या चाहिए? कार्टेशियन चाहिए. कार्टेशियन क्या होता है? इसको कार्टेशियन भी बोलते हैं. साथ साथ तुम्हारा मैथ इंप्रूव करता जाऊंगा, टेंशन नहीं लेना. ठीक है. ये आ गया तुम्हारा एक कार्टेशियन. ये तुम्हारा कौन सा एक्सिस हो जाएगा? X. This will be your y axis. This is your origin. Now you people tell me one thing. Let us say there is a point P here. In what? In a plane. Okay. And there is a point like Q here. And that too in a plane. XY plane के बीच में ही है. ठीक है. मान लेते हैं इस चीज को, अगर मैं आपको पूछता हूं P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कहां होगा,
तो क्या आप पी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? देखो जरा, Yes, sir. कैन आई से दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, ओपी वेक्टर। अब यहाँ पे एक और पॉइंट है क्यू, मुझे बताओ क्यू पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसा होगा? कुछ ऐसा, Sir, OP vector. ऐसा 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 ऐसा, देखो इतनी चीज समझ आई? कोई डाउट यहां तक? ओके, नाउ यू पीपल लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ठीक है। मान लो क्यू पॉइंट पे आपका मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि शुरुआत में कहां पर था? क्यू पॉइंट पे। सो ये इसकी पोजीशन थी एट कितना? टी सेकेंड्स, ठीक है। फिर ये आपका ऑब्जेक्ट चलता 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 कहां पहुंच गया? पी पे। मान लो ये पी पॉइंट पता है क्या है आपका? ये इसका पोजीशन है, इसका ऑब्जेक्ट का ही, बट कब? मान लो टी डैश सेकेंड पे। और एक कंडीशन ये चीज समझ लो कि जो टी डैश सेकेंड है वो ज्यादा है किससे? टी से, ठीक है। तो टेक्निकली आपका ऑब्जेक्ट कहां से कहां गया है? सर ये रिपीट कर दोगे? तो समझ नहीं आ रहा था, चलिए था। हो गया था। पहले ऑब्जेक्ट क्यू पॉइंट पे था, फिर क्यू पॉइंट से पी पॉइंट की तरफ गया। फाइन, मैंने इसलिए ऊपर डिनोट किया कि टी डैश वाला टाइम ज्यादा है तो टी वाला कम है। तो ऑब्वियसली मतलब जिधर ज्यादा टाइम लगा, तो मतलब अगर पहले 10 सेकंड तक वो क्यू पॉइंट पे था, 12 सेकंड पे वो पी पॉइंट पे पहुंचा, तो मेरे को बताओ ऑब्जेक्ट कहां से कहां गया है? क्यू से पी, कहना है क्यू से पी की तरफ गया है। यस सर। सो ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हुई है, वो चीज भी आप एक वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हो कि आपका ऑब्जेक्ट कहां से कहां गया है, वो चीज भी आप एक वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो वो कौन सा वेक्टर होगा जो मुझे ये इंफॉर्मेशन दे दे कि मेरा ऑब्जेक्ट कहां से कहां गया? तो मैं वो आपको अभी दिखाता हूं। मान लो आपका अब मानना क्या है, ऑब्वियसली इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहां होगा? ये देख सकते हो, सर थीटा भी तो बोल सकते हैं, लाइक जितना बड़ा थीटा। यहां देख, ये तो देख सकता है। क्या मैं कह सकता हूं ये जो मैंने ब्लू वाला एरो बनाया, ये ब्लू वाला एरो की लेंथ मुझे ये बता रही है कि बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कितने मैग्नीट्यूड की है, और इसका एरो मुझे ये बता रहा है कि इस मैग्नीट्यूड की डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या थी। वो ये चीज समझ आई? इस वेक्टर को, ब्लू वाले वेक्टर को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहा जाता है। इट इज द वेक्टर व्हिच tells about the displacement of an object from one position to the other position, मेरी बात ये समझ आई जो मैंने ये कहानी लिखी है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट बताता है एक ऑब्जेक्ट की एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक। मुझे एक बात बताओ, इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली जो मैंने आपके सामने बनाई है, यहाँ पर ओपी वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक मिनट, ओपी नहीं, पहले हम एक काम करते हैं, ओक्यू की बात करते हैं। मुझे बताओ ओ क्यू वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ओ क्यू ऊपर मैं एरो डालूंगा मतलब वेक्टर। ओ क्यू क्या बता रहा है? पोजीशन ऑब्जेक्ट, पोजीशन वेक्टर, मैग्नीट्यूड। जब ऑब्जेक्ट को जब मैंने ऊपर एरो लगा दिया तो आप बोलोगे सर ये पोजीशन वेक्टर है ऑफ ऑब्जेक्ट कहां पर, जब ऑब्जेक्ट कहां था? एट क्यू। ये चीज समझ आई? यस और नो? इसके बाद मुझे बताओ ये ओ पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पोजीशन वेक्टर ऑफ Object at point P. लास्ट मुझे ये बताओ क्यूपी वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? Displacement vector. अच्छा एक बात है यार, एक बात मेरे मन में आ रही है, तुम लोगों के मन में कम आती है, मुझे मालूम है। मैंने क्यूपी वेक्टर लिखा, पी क्यू क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो क्यू से पी की तरफ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्यू से पी की तरफ हुआ है। बात समझ आई? बोलो बच्चा, समझ आया? Yes, sir. QP रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम कहां से कहां? फ्रॉम Q टू P। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? मैं एक चीज बताता हूं, वो अभी वैसे बताना मतलब उतना वो मतलब इतना बस समझ लो कि मैं आपको अभी के लिए बता रहा हूं, और आगे वो हमें काम आएगा। जो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर PQ है ना, ये निकाला जा सकता है, पता है कैसे? अगर आप OP वेक्टर में से, सॉरी PQ नहीं, मेरे को QP लेना था। QP वेक्टर कैसे निकाला जा सकता है? अगर आप क्या करो, OP वेक्टर में से सबट्रैक्ट क्या कर दो? OQ वेक्टर। तो जो इसका डिफरेंस होगा ना इन दो वेक्टर्स का, वेक्टर्स का डिफरेंस कैसे लेते हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे, हमने अभी तक पढ़ा नहीं है। और मैंने आपको बोला वेक्टर्स का सम और डिफरेंस नॉर्मल तरीके से नहीं लिया जाता है, उसका कुछ डिफरेंस होता है, कुछ फर्क होता है, वो हम पढ़ेंगे। तो
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसे निकलता है, मतलब हम आगे चल के हमें ये काम आएगा, जब आएगा तो मैं आपको वापस इस जगह पर लाऊंगा और ये बताऊंगा, ये रिमाइंड करवाऊंगा कि देखो मैंने आपको उस वक्त ही बताया था। पर जितना आपने अभी ये पढ़ा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये आपको समझ आया? सर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को tan थीटा का कोई रोल नहीं होता है इनका? नहीं, कोई रोल नहीं है अभी तक। जब मैंने थीटा जब पढ़ाऊंगा ना तब रोल आएगा, तब देखेंगे, अभी तक कोई रोल। यहां तक समझ आ गया? ओके, अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। ये क्या बोलो? सर इसमें डायरेक्शन कैसे पता चलेगी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन बच्चा क्यू से पी है, जो इसने ये लिखा है ना कि क्यू टू पी, तो क्यू टू पी कहीं ना कहीं डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना है ना। नहीं जैसे ऊपर थीटा निकाला था एक्यूरेसी के लिए तो हाँ, वो अब तेरा पॉइंट सही है कि सर पीछे ऊपर हमने थीटा निकाला तो उससे हमें मिल जाता है। अभी जब हम आगे चलेंगे ना आकिफ, तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि कुछ चीजें होती हैं जब तुम वेक्टर का एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखोगे ना तब तुम्हें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, ठीक है? तो मैं तुम्हें बताऊंगा, आएगा वो, ठीक है? जिसमें कुछ ऐसे पोजीशन वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ डायरेक्शन पैरामीटर्स यूज होते हैं, ठीक है? आई कैप, जे कैप, के कैप, वो क्या होता है वो मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है? क्वेश्चन दिमाग में आया बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जहां जहां वेक्टर देखोगे ना दिमाग में एक चीज जरूर आनी चाहिए कि अगर ये वेक्टर है तो इसकी मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन दोनों दिखनी चाहिए, ठीक है? चलो अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है वेक्टर्स की दो टाइप होती हैं, ठीक है? मैं आपको समझाता हूँ दो टाइप कौन सी होती है। मतलब ऐसे तो वेक्टर्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, वो डेफिनेशन ऑफ वेक्टर्स में हम पढ़ते हैं, बट मेजरली वेक्टर्स को दो पैरामीटर्स में डिफाइन किया जाता है, ठीक है? तो वेक्टर्स लाइक मेनली वेक्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स। देखो मैं क्या बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ओके, सो नंबर वन टाइप होती है जिसको हम अभी मतलब तुम लोग बहुत अच्छे से जानते हो, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं तब से। इन सब वेक्टर्स को पोलर वेक्टर्स कहा जाता है, ठीक है? और एक होते हैं जिनको हम एक्सियल वेक्टर्स कहते हैं, दोनों समझाऊंगा। पोलर वेक्टर्स और एक्सियल वेक्टर्स, ये दो मेजर टाइप्स होती है जिसमें हम वेक्टर्स को डिफाइन करते हैं। तो पोलर वेक्टर्स क्या होते हैं? ये वो वेक्टर्स होते हैं विच आर हैविंग अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जिनका एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है एप्लीकेशन का, कि वो इस जगह पर लग रहे हैं तो वो उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। मोस्टली आप वेक्टर्स इन्हीं टाइप के वेक्टर्स के क्रॉस लाइक आते हो, और एग्जांपल इसकी वो है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक पोलर वेक्टर ही है, क्योंकि आपको एक पॉइंट पे बताता है, एक पॉइंट को स्पेसिफाई करके बताता है कि इधर डिस्प्लेसमेंट हो रही है और कितनी हो रही है। डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया, ठीक है? और भी मतलब बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं जिनमें एक्सेलरेशन हो गया, तो जिनमें मतलब आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एक स्पेसिफाइड हो तो उसको हम कहते हैं पोलर वेक्टर्स, ठीक है? देन देयर इज अ टॉपिक कॉल्ड एज एक्सियल वेक्टर्स, ठीक है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी समझाऊंगा एक्सियल वेक्टर्स, जल्दी समझ जाओगे। वेक्टर्स which vectors which represent rotational effect, ये रोटेशनल इफेक्ट के बारे में समझाते हैं। और एक्सियल वेक्टर्स की डायरेक्शन पता करने के लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल। पढ़ के आए हो आप पहले भी, मैं भी आपको रिमाइंड करवाऊंगा, आपको याद आ जाएगा। मैं आपको पहले इसकी कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ, ठीक है? इसकी एग्जांपल आती है, आपने एक टॉपिक पढ़ा पिछले दिनों, एक वेलोसिटी होता है, एक एंगुलर वेलोसिटी होता है। तो एंगुलर वेलोसिटी इसी की टाइप है, ठीक है? देन टॉर्क एक टॉपिक होता है, वो हम पढ़ेंगे इस क्लास में, ठीक है? वो भी इसी की टाइप है। तो ये सब चीजें तुम्हारी मतलब एक्सियल वेक्टर्स के टॉपिक में आती है। अब मान लो ये आपके सामने मैंने दो प्लेन्स रख दिए, ठीक है? अब ये दो प्लेन्स रख दिए, यहां पर एक्सियल वेक्टर्स दो किस्म के दिखाऊंगा आपको मैं। ये देखो, दो टाइप के एक्सियल वेक्टर्स दिखाता हूं आपको। एक एक्सियल वेक्टर दिखाता हूं ये वाला, और एक एक्सियल वेक्टर दिखाता हूं आपको, ये देखो, ये वाला, ठीक है? ये दोनों एक्सियल वेक्टर है, ये भी एक एक्सियल वेक्टर है और ये भी एक एक्सियल वेक्टर है। आगे काम आएगा तो जब आएगा मैं पूछूंगा, ध्यान रखना इस चीज का। अब आप मुझे एक बात बताओ, इन दोनों एक्सियल वेक्टर ना, ये एक्सियल वेक्टर रोटेशन के हिसाब से बताए जाते हैं। तो आप मुझे बताओ, अगर ये ऊपर की तरफ है तो रोटेशन क्लॉकवाइज होती है एंटी क्लॉकवाइज होती है? कैप को खोलना है ऊपर की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज। बस यही चीज समझनी है। और जब कैप को बंद करना है, मतलब कैप नीचे की तरफ आएगा, तो डायरेक्शन क्या होगी? क्लॉकवाइज। Clockwise. बिल्कुल सही, ये देख सकते हो आप यहाँ। अब मैं इसको अगर नीचे की तरफ लाना है तो राइट हैंड स्क्रू रूल के हिसाब से ये कहाँ आएगा? क्लॉकवाइज।